Good morning, everyone. I hope every one of you and your family uh, is well. In our previous lecture, we were discussing the concept of dissolution, जिसमें हम लोगों ने simple questions किए थे dissolution के, and we have to start with the concept of the situation where we have the insolvency of a partner or insolvency of all the partners. Starting with the concept of insolvency of partner, it's basically you have to apply Garner versus Murray rule. This was the court case in England in 1903. Two parties were there. One is Garner and versus one is Murray. इनका जो कोर्ट में केस चला था, उसका जो डिसीजन कोर्ट ने किया था, वो वाला जो डिसीजन है, that is being implemented in the situation of insolvency of a partner or multiple partners. We have जो उसके रूल्स थे, जो उसमें जो डिसीजन आया था कोर्ट का, they have become the rule on the basis of which we have to prepare the accounts and deal with the situation of insolvency of a partner or partners. इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. पहला रूल ये है कि जब भी हम इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं, तो इंसॉल्वेंसी इज बेसिकली द पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश इन योर बिजनेस. तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे हैं नहीं, और उसकी वजह से एक पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द सिचुएशन व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. तो अभी यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसमें या तो एक पार्टनर है या मल्टीपल पार्टनर्स हैं. जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज. Okay. Sorry for this break. Now coming back to the concept of insolvency, इसमें जो आपका रूल कहता है, रूल ये कहता है कि जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, उसमें से एक या जो भी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, उनको तो हम हटा देते हैं एक बार. बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं, इन केस दे हैव द क्रेडिट बैलेंस, उनका जो क्रेडिट बैलेंस है, जिन जिन पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है, वो उनकी एक अग्रीड कैपिटल रेशो हम कैलकुलेट करते हैं. उस रेशो में जो भी डेफिशिएंसी है ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, डेफिशिएंसी मींस व्हेन अ पार्टनर इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट. तो आई एम जस्ट टेकिंग द अजम्पशन कि 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर सी इंसॉल्वेंट हो जाता है. वो उसका जो कैपिटल अकाउंट है, वो डेबिट बैलेंस है. नॉर्मली जब हम कैपिटल के अकाउंट की बात करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, जो उन्होंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ होता है. व्हेन वी टॉक ऑफ द डेफिशिएंसी, वी टॉक ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ही वाज सपोज्ड टू ब्रिंग इन कैश इन द बिजनेस, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन द कैश, जिसकी वजह से उसका जो कैपिटल अकाउंट होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है, और उसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है. तो एक रूल तो ये कहता है कि जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, जिसका डेबिट बैलेंस है, अब वो पैसा लेकर आना चाहिए था उसको बिजनेस में, लेकिन वो लेकर नहीं आया. assumption के तौर पे मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए उसको लेकर आने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश. नाउ व्हाट हैपेंस इज, एज पर दिस रूल, जो बाकी पार्टनर्स हैं, सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, along with the solvency, you have to check whether they have credit balance or not. क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारा पार्टनर सॉल्वेंट है, लेकिन उसके बावजूद उसका डेबिट बैलेंस है फिलहाल, तो वो बाद में दे देगा. उसकी बैंकरप्सी नहीं हुई है, लेकिन अभी उसको पैसा बिजनेस में देना है, अभी दिया नहीं है, तो he has the debit balance. So you have to check whether the partner is solvent and having the credit balance. So whosoever the partner, remaining जितने भी solvent partners हैं, having credit balance, they have to share the deficiency of the insolvent partners. तो C अगर insolvent हुआ है, उसको 1 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आने थे, अब क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो लेकर नहीं आएगा, तो क्या होगा कि जितने बाकी सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं हैविंग क्रेडिट बैलेंस, वो एक अग्रीड कैपिटल रेशो में उस 1 लाख रुपए को जो सी की डेफिशिएंसी है, वो पैसा शेयर करके बिजनेस में लेकर आएंगे. एक रूल आपका ये है. दूसरा रूल गार्नर वर्सेस मुरे में डिसीजन में ये है, जो हमें अप्लाई करना होता है, दैट द पार्टनर्स हु आर द सॉल्वेंट पार्टनर्स, दे हैव टू ब्रिंग इन कैश व्हिच इज इक्विवेलेंट टू देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस. तो उनको एक अलग से एंट्री करनी होती है. जो भी पार्टनर्स सॉल्वेंट हैं, उनको अपना जो उनका अपना हिस्सा होता है रियलाइजेशन लॉस का, शेयर जो उनका होता है, उसके बराबर उनको एक अमाउंट कैश का बिजनेस में लेकर आना होता है. तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि पहली चीज
कि जो उनका खुद का सॉल्वेंट पार्टनर्स का खुद का रियलाइजेशन लॉस का शेयर है, दे हैव टू ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस। उसके अलावा में जो भी इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसका जो शेयर है, जो इंसॉल्वेंसी के चक्कर में जो उसका डेफिशिएंसी आ रही है, दैट हैज टू बी शेयर्ड, दैट हैज टू बी ब्रिंग इन बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर last agreed capital ratio. How we have to calculate last agreed capital ratio, I'll just explain this concept when we have we'll discuss the question. यहाँ पर जब हम लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो हमें चीज ध्यान देनी है, वो हमें ये चीज ध्यान देनी है कि हमारे जो कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं पार्टनर्स के, whether they have the fixed capital account or they have the current fluctuating capital, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोलती हूँ कि कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब कैपिटल के अमाउंट में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो हमारे अकाउंट्स दो बनते हैं हर पार्टनर के, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो अमाउंट चला जाता है, और बाकी जितनी भी एंट्रीज होती हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस की, रिजर्व जनरल रिजर्व फंड की, कोई भी अगर अमाउंट शेयर हो रहा है, कोई भी एडजस्टमेंट हम करते हैं, तो फिर वो हम पार्टनर के करंट अकाउंट में करते हैं, और फिर बैलेंस हमारा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाद में एंड में जाएगा। जब हमारे हम कहते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं विच इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी एडजस्टमेंट्स हम वहां पर ही करते हैं। तो अगर मैं पहली सिचुएशन लेती हूँ व्हेन आई से दैट द कैपिटल इज फिक्स्ड, तो कैपिटल फिक्स्ड का मतलब है कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो वाला अमाउंट आ रहा है जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्रेडिट साइड पे, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे विद द credit balance in their capital account in the situation when the capital is fixed, so I'm preparing capital account as well as current account। तो कैपिटल अग्रीड कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैं सिर्फ उनके ओपनिंग बैलेंसेस जो कैपिटल अकाउंट में है सिर्फ वो ही कंसिडर करूंगी, एक परसेंटेज, एक प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए, रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट से कि ए बी सी दीज आर थ्री पार्टनर्स, ए का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें 40,000 रुपए है, बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैपिटल का वो 30,000 रुपए है, सी का डेबिट बैलेंस है 55,000 रुपए का। तो सी को तो 55,000 रुपए देने थे। अब मान लीजिए अजम्पशन मैं ले रही हूँ इस टाइम पे सिर्फ कि वो 55,000 रुपए की ही एडजस्टमेंट्स हैं, वो जो भी अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा। अब वो लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो इन केस द कैपिटल इज फिक्स्ड, तो हम बाकी कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, वी विल टेक ओनली द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा होता है विच हैज बीन इन्वेस्टेड बाय देम, और जो 40,000 30,000 है उसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, विल टेक 40,000 एंड 30,000, इसका मतलब 4:3 की रेशो में वो सी की डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे, और उतना पैसा बिजनेस में वो देते हैं, मतलब वो उनका शेयर हो जाता है, वो उसको बेयर करते हैं। अगर ये सिचुएशन तब होती है जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड होती है, यानी हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। तो वी मेक ऑल द एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग द रिजर्व फंड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रियलाइजेशन लॉस और प्रॉफिट, सब तरीके के एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट में करते हैं। तो हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेते हैं और उसकी रेशो कैलकुलेट करके लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशो हमारी कैलकुलेट होती है। अगर हम फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं, इफ द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है हर पार्टनर का विच इज द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो वहां पर हम लोग जो मेन एडजस्टमेंट्स करेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो वाला अमाउंट कंसीडर करेंगे, प्लस अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो आपका बैलेंस शीट की कोई एडजस्टमेंट्स जो हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं वो हम कंसीडर करेंगे। बाकी कोई और एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे टू कैलकुलेट द लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो इन विच द डेफिशिएंसी हैज टू बी borne by the solvent partners. This is how, this is the theoretical concept. In brief I have discussed. It will be more clear when we will discuss the question now. Okay. One of you have asked me कि अकाउंट्स में पूरी बुक आएगी, जो आपकी बुक्स मैंने रेफर की हुई हैं उसमें आपको सिर्फ थियोरेटिकल, वैसे पूरे बुक आपके सिलेबस में है, बट अगर आप लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए कहोगे एज पर गाइडलाइंस, जो आपका पार्टनरशिप वाला है डिसोल्यूशन के लिए 2 चैप्टर्स दिए हुए होंगे बुक्स में, एक डिसोल्यूशन वाला पार्ट जो हम अभी कर रहे हैं क्लास में, एक उससे पहले एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वाला ओवरव्यू है। तो आपके एज पर सिलेबस दैट इज नो प्रैक्टिकल फ्रॉम दैट पोर्शन इज टू बी डन, उसमें सिर्फ आपको थियोरेटिकल पता होना चाहिए। एंड इफ आई गो विद द गाइडलाइंस, they will not ask any question from that portion where you have the whole concepts of partnership, admission and retirement. Otherwise whole book has to be covered. This is the whole book, all the chapters given in the book, they are they are in the syllabus. Okay, as far as syllabus is concerned, आप जो फर्स्ट सेमेस्टर का मुझसे अकाउंट्स का syllabus बार बार पूछ रहे हो, make sure कि आप I don't have this on my laptop. I'll share the syllabus after the lecture in your WhatsApp group so that you can share with other students also. Okay, now coming to the question.
This PDF of dissolution has been shared by me in the WhatsApp group last week itself. In case you don't have this PDF, please take the screenshot of this, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उसके बाद विल डिस्कस द सॉल्यूशन. जैसे जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये अभी मैं एक्सेल की शीट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिसमें हम लोग solution करेंगे. तो just take the screenshot of the question in case you don't have the question with you. Now the question says that A, B, C and D, these are 4 partners and 3:3:2:2 is the profit sharing ratio of all the partners. Balance sheet as on 31st of December 2020 is given to you with different items in the balance sheet, and the additional information is given to you. The question says that it was decided to dissolve the firm with effect from 31st December 2020. जिस दिन की बैलेंस शीट है उस दिन हम डिसॉल्व कर रहे हैं बिजनेस को. B was appointed to liquidate the assets and pay the creditors. तो B को आपने जिम्मेदारी एक दे दी है कि जो एसेट्स हैं उनको वो रियलाइज कराए ताकि पैसा मिले और हम लोग क्रेडिटर्स को पे कर पाए. तो he was supposed to realize the assets and make the payments to the creditors. For all these things, he was entitled to receive a commission of 5% on the amount finally paid to other partners, including loan, if any. यहाँ पर क्या है अब इस क्वेश्चन के हिसाब से कि बी को आपने एक जिम्मेदारी दी है कि एसेट्स को रियलाइज करना है और क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, और उसको हम 5% की कमीशन दे रहे हैं. अब 5% कमीशन किस अमाउंट पे हम कैलकुलेट करेंगे? वो अमाउंट होगा जो हम बाकी पार्टनर्स को, अगर उनके कोई लोन भी है तो उनके लोन का अमाउंट इंक्लूड करके, अगर जब हम अकाउंट बनाते हैं तो बाकी जो भी पार्टनर्स हैं उनको जो पैसा हम दे रहे हैं उसका जो फाइनल हम पेमेंट करेंगे उसका 5% विल बी द कमीशन ऑफ बी. तो यहाँ पर आपके 4 पार्टनर्स हैं. बी के लिए अगर हम देखेंगे तो बाकी ए सी डी के हिसाब से देखेंगे, और बाकी अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि किस किस का अमाउंट हमें कंसिडर करना है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन एट अ रेट ऑफ 5% व्हिच इज सपोज टू बी पेड टू बी. इसके बाद क्वेश्चन आपको कहता है ही वाज to bear the expenses of realization amounting to rupees 500 and they are treated as private expenses. जब हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अगर नॉर्मल पैटर्न पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देते हैं एक्सपेंसेस और वो बैंक से पेमेंट चली जाती है. यहाँ पर पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है कि बी ही 500 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बेयर कर रहा है, लेकिन उसके साथ में एक चीज और दी हुई है कि उसको उसके प्राइवेट एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा. तो क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली लिखा हुआ है दैट द एक्सपेंसेस व्हिच आर बोर्न बाय बी 500 रुपीस के, दे हैव टू बी ट्रीटेड एज प्राइवेट एक्सपेंसेस, so they will not be considered or they will not be transferred anywhere while preparing the accounts. अगर यहाँ ये नहीं लिखा होता कि they are to be treated as private expenses, तो अब फिर हम उसको realization expenses में B के capital account में instead of debiting in realization account to cash account और bank account, हम वहाँ पर फिर रियलाइजेशन अकाउंट में 20 कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं, फिर ये बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाता अमाउंट, फिर कैश अकाउंट बैंक अकाउंट में नहीं जाता. लेकिन क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको प्राइवेट एक्सपेंसेस की तरह उसको ट्रीट करना है, तो प्राइवेट एक्सपेंसेस का यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आता है. तो दिस 500 रुपीज विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एनीवेयर, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एसेट्स का रियलाइजेशन आपको दिया हुआ है. आई एम जस्ट skipping these क्योंकि अभी जब solution करेंगे तो हम ये amount लिखेंगे. Second last line I'm just going through. D was insolvent and the partners accepted 7400 rupees from his estate in settlement. 4 पार्टनर्स थे, उसमें से D इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बाकी बचे 3 आपके पास. उनकी सिचुएशन हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे एंड प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स. ओके, अब जो हम लोगों को उसके लास्ट में हमें दिया हुआ कमीशन पेएबल टू बी इज नॉट ट्रीटेड एज फर्म्स एक्सपेंसेस. अब कमीशन जब हम नॉर्मली दिखाते हैं तो कमीशन का भी हम यही अमाउंट दिखाते हैं कि बैंक अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर कमीशन का अमाउंट आता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कमीशन अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो बैंक से पेमेंट हो जाती है. यहाँ पर बी का जो कमीशन है वो फर्म के एक्सपेंसेस नहीं माने जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमें सोल्यूशन करना है. आई होप कि द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. देन वी कैन I'll just share the Excel sheet now. Okay, now we have to prepare realization account. फिर पार्टनर का एक का कैपिटल अकाउंट बनेगा. I'm just writing in short. आप लोग जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप प्लीज पूरा लिख लीजिएगा. मैंने टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है. these 3 accounts and then we have to prepare bank account also. ये आपके मेन अकाउंट्स बनेंगे ही बनेंगे.
ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में जो हमें बैलेंस शीट दी हुई है, अगर हम उसके हिसाब से करें तो जो इन्फॉर्मेशन, नाउ स्टार्ट विद द बैलेंस शीट फिगर्स, जो जहां जैसे ट्रांसफर होंगी वो हम लोग चेक करके अकाउंट। ओके, आई होप कि एक्सेल शीट इज प्रॉपर्ली विजिबल टू यू। Okay, now the first entry, I'm just starting with the liability side. The first entry on the liability side is the creditors. अब ये आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जब भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जो लायबिलिटी होती है, आउटसाइड लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, दे आर टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक आर टू बी डेबिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर वो हम रियलाइज करा के पेमेंट करते हैं अपनी लायबिलिटीज की। तो अब यहाँ पे आप देखोगे बैलेंस शीट में सबसे पहले एंट्री हमें दी हुई है क्रेडिटर्स की, तो ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्रेडिटर्स। एक सेकेंड रुको। ओके, क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें 31,000 रुपीज का दिया हुआ है, तो दिस विल बी ट्रांसफर्ड ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ योर रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हमें ए का लोन दिया हुआ है 20,000 रुपए का। नॉर्मली जब आप बुक्स में देखोगे तो जो पार्टनर्स के लोन अकाउंट होते हैं, उनको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके दिखाते हैं, हम उसका अलग से अकाउंट बना देते हैं और फिर वो पेमेंट हो जाती है बैंक के थ्रू। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक तो पर्टिकुलर एंट्री दी हुई थी, इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जब बी की कमीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द अमाउंट्स फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स इंक्लूडिंग देयर लोन्स। तो जो हमें उनको पैसा देना है इंक्लूसिव ऑफ देयर लोन इफ एनी, तो वो वाला यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर क्या करेंगे कि जो पार्टनर ए का लोन है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, वी विल ट्रांसफर दिस इन पार्टनर इन एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उतना पैसा उसको बिजनेस से मिलना है। तो यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट। ए का लोन अकाउंट आप पूरा लिख लेना, आई जस्ट राइट एज लोन अकाउंट 20,000 रुपीज का जो इसका लोन था, ये आप पूरा का पूरा इसको दोगे। अब यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा कुछ ना कुछ, तो मैंने पहली एंट्री उसके लिए छोड़ दी थी। फिर आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए थे। ए का जो बैलेंस दिया हुआ था 40,000 रुपए दिया हुआ था, तो ये पार्ट ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज। और बी के लिए हमें दिया हुआ है, आई जस्ट मेक दी एक सेकेंड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज, लोन था 20,000 रुपए का। बैलेंस ब्रॉट डाउन बी का आपको दिया हुआ है 30,000 रुपए, तो ये क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपीज बी का। तो लायबिलिटी साइड में हमारे सिर्फ ये 4 एंट्रीज थी, चारों एंट्रीज हमने ट्रांसफर कर दी है। नाउ कमिंग टू द एसेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट, सबसे पहले उसमें एंट्री दी हुई है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब है बैंक बैलेंस में ही इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, तो बैंक अकाउंट का हम बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे लिखेंगे, द अमाउंट इज 4,000 रुपीज। देन यू हैव डेटर्स। डेटर्स में आपको दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक डेटर्स का अमाउंट है 32,000 रुपए और एक रिजर्व है 1,000 रुपए। तो यहाँ पर अगर रिजर्व या प्रोविजन दिया हुआ होता है तो वो हम लोग अपने लायबिलिटी साइड पे अज्यूम करके उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे हम लोग दिखा देते हैं। तो एक आपका डेटर्स का अमाउंट आएगा डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट के, तो इट विल बी डेटर्स अकाउंट एंड द अमाउंट इज 32,000 रुपीज। और ये जो प्रोविजन है यहाँ से माइनस करने की बजाय, या रिजर्व जो है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1,000 रुपए वो क्रेडिट साइड पे एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट की। नेक्स्ट इज स्टॉक 20,000 रुपीज का, ये आपके लिए स्टॉक का अमाउंट 20,000 का एसेट साइड पे आ जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे एसेट्स के जितने भी अमाउंट है। नेक्स्ट इज फर्नीचर 8,000 रुपीज, अगेन दिस इज योर एसेट, तो ये आपका रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे आ जाएगा। कार है 14,000 रुपए की, दिस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट।
नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है एसेट साइड पे, यानी क्रेडिट बैलेंसेस हैं सी और डी के। तो सी का जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपए, और यहाँ पे डी का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। तो यहाँ अगर मैं बना देती हूँ डीज कैपिटल अकाउंट, एंड बैलेंस इज 32,000 रुपीज इन डी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। तो अब आपको जो क्वेश्चन में हमने को ने पढ़ा था, डी इंसॉल्वेंट हुआ था, डेबिट बैलेंस किस किस के हैं, सी और डी दोनों के। तो सी सॉल्वेंट तो माना जा रहा है अभी तक, लेकिन उसकी कैपिटल अग्रीड कैपिटल रेशो हमें कैलकुलेट नहीं करनी है क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस किस किस का है, ए और बी का, वो हमें सिर्फ कंसिडर करने हैं डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ इतने क्वेश्चन के हिसाब से समझा रही हूँ कि ए बी सी डी जो 4 पार्टनर्स थे, डी इंसॉल्वेंट हुआ, डी की जो डेफिशिएंसी आएगी, यानी जो डी को पैसा लाना चाहिए था, वो एज पर रूल कौन कौन लेकर आता, वो सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स लेकर आते। सॉल्वेंट पार्टनर्स किस रेशो में लाते, लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशो में, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि सिर्फ वो ही पार्टनर्स डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे जो सॉल्वेंट है और क्रेडिट बैलेंस है उनका। तो यहाँ पर सॉल्वेंसी की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ए बी और सी तीनों ही सॉल्वेंट हैं, अभी तक डी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन क्योंकि सी का डेबिट बैलेंस है ऑलरेडी, उसने अपना ही पैसा नहीं दिया हुआ है अभी तक, तो उस सिचुएशन में सिर्फ वो ही पार्टनर्स लेकर आते हैं पैसा जो सॉल्वेंट है और उनका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। तो वट एवर डेफिशिएंसी विल बी देयर फॉर डी की तरफ से जो भी है डेफिशिएंसी होगी, दैट हैज टू बी बोर्न बाय ओनली ए एंड बी। ये आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से या रूल के हिसाब से जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट है। Next is okay, all the transactions given in the balance sheet have been done. Now coming to the additional information, वो हमें क्या information दी हुई है, it was decided to dissolve the firm on 31st December 2020. B was supposed to realize the assets and pay the creditors. He was entitled to receive a commission on the amount finally paid to other partners including loan. अब बाकी लोगों को हमें कितना पैसा देना है उसके हिसाब से हम देखेंगे। अब यहाँ पर बी को जो कमीशन मिलनी है वो कौन से अमाउंट पे मिलनी है, जो हम बाकी पार्टनर्स उनके लोन के साथ में, जो भी पार्टनर का अगर कोई लोन है उसके अमाउंट को इंक्लूड करके अगर हमें किसी पार्टनर को देना है तो वो वाले अमाउंट जो भी होगा उसका 5% विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन टू बी पेड टू बी। अब टेक्निकली सोल्यूशन जो हम कर रहे हैं उस कैलकुलेशन हम अभी बाद में करेंगे। टेक्निकली अभी इसको समझाऊं तो 4 पार्टनर्स में से इसमें से कमीशन के लिए जो अमाउंट हम देखेंगे वो किस किस का देखेंगे, अमाउंट कितना आएगा वो हमारा बाद में आएगा, अभी हम एंट्रीज नहीं की हैं, बट वो किस किस का अमाउंट होना चाहिए। टेक्निकली डी इंसॉल्वेंट हो गया है, उसका तो कोई मतलब है ही नहीं। सी का, अब यहाँ पे पैसा देना है हमें, सी ने ऑलरेडी बिजनेस में पैसा लेकर आना है, इसका मतलब वो हमसे कुछ लेगा नहीं, बिजनेस से कुछ लेके नहीं जाना है। डी इंसॉल्वेंट हो गया तो डी का कोई मतलब नहीं है। सी ऑलरेडी इज हैविंग द डेबिट बैलेंस, उसका कोई लॉजिक नहीं है बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम बिजनेस बिकॉज ही हैज ऑलरेडी द डेबिट बैलेंस, ही इज गोइंग टू गिव कैश टू, ही सपोज टू ब्रिंग इन कैश, उसको कोई मतलब नहीं है। बी को ऑलरेडी कमीशन मिलना है तो बी का अमाउंट कितना है वो हमें नहीं देखना है, बचा सिर्फ ए। तो इसका मतलब एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू कंसिडर ओनली द अमाउंट व्हिच इज सपोज टू बी पेड टू ए। वो उस अमाउंट को हम कैलकुलेट जब करेंगे उसका 5% विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन टू बी पेड टू बी। आई होप कि ये आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज ही वाज टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन व्हिच अमाउंटेड टू 500 टू बी ट्रीटेड एज प्राइवेट एक्सपेंसेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर उसके प्राइवेट एक्सपेंसेस की तरह मान के हमें ट्रीट करना है तो ये सारे के सारे अमाउंट जो है 500 रुपए का कहीं पर भी नहीं आएगा। हैड इट बीन द नॉर्मल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देते बैंक अकाउंट से और बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते रियलाइजेशन अकाउंट से विद अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते रियलाइजेशन के और उसमें भी अगर सिचुएशन ये होती है कि वो बी दे रहा है तो फिर हम बैंक अकाउंट को इन्वॉल्व ना करके रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट विद अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और फिर बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट विद अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 500। मगर क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि प्राइवेट एसेट है तो यहाँ पे ये अमाउंट कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू इज द एसेट्स रियलाइज 54,000 रुपीज। अब यहाँ पे आपको 54,000 रुपए के एसेट्स रियलाइज हो गए हैं, टोटल आपको दे दिया है अमाउंट, इसमें क्या हो गया, जस्ट वेट, इट्स 54,000 टोटल आपको अमाउंट दे दिया है एसेट्स का, जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं। तो दिस विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट, और आप चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज्ड अमाउंट इज 50
4,000 रुपीज। अब ये पैसा आपको जो मिला है एसेट्स रियलाइज करने से, तो बैंक में पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 54,000 रुपीज फ्रॉम द एसेट्स व्हिच हैव बीन रियलाइज्ड। आई एम अगेन सेइंग कि मैंने जब टाइपिंग की है तो टाइपिंग में एब्रिविएशंस यूज किए करके शॉर्ट में लिखा हुआ है, अज्यूमिंग कि आप जब सोल्यूशन कर रहे हैं तो आप उसको पूरा लिखेंगे, आप एब्रिविएशंस यूज मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है। ओके, नेक्स्ट इज द क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स हमारे थे 31,000 रुपए के, हमने वो पूरे के पूरे पेमेंट कर दी है। क्रेडिटर्स की जब हम पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 31,000 रुपीज, और बैंक अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट with the amount of 31,000 rupees which has been paid to creditors. Next information given in the question is, in addition, a sum of 5,000 rupees was also paid to the staff on retrenchment in full settlement of their claims. इसके अलावा में क्रेडिटर्स को आपने दिया है, उसके अलावा में आपने 5,000 रुपए अपने स्टाफ के लोगों में रिट्रेंचमेंट के टाइम पे जब हम बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, अपना जो भी हमारा स्टाफ है उनमें हमने 5,000 रुपए उनके जितने भी क्लेम्स थे उसके अगेंस्ट में फुल सेटलमेंट कर दी है। तो बेसिकली वी आर मेकिंग सम काइंड ऑफ कंपनसेशन और वी आर सेटलिंग देयर अकाउंट्स। तो ये वाला अमाउंट भी आपका टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट पेड टू द स्टाफ 5,000 रुपीज, और रियलाइजेशन अकाउंट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन व्हिच इज पेड टू द स्टाफ 5,000 रुपीज का ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज डी वाज इंसॉल्वेंट एंड द पार्टनर्स एक्सेप्टेड 7,400 फ्रॉम हिज एस्टेट इन सेटलमेंट। डी इंसॉल्वेंट हो गया था। डी का अगर आप बैलेंस देखोगे तो डेबिट बैलेंस था 32,000 रुपए। उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे यू कुड रिसीव 7,400 रुपीज। तो 7,400 रुपीज वो पैसा बिजनेस में लेकर आया है, तो इट विल बी द टोटल अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन डीज कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 7,400, क्योंकि इतना पैसा लेकर आया है ये, और बैंक अकाउंट में आपका आ जाएगा डीज कैपिटल अकाउंट 7,400 rupees. Further, the question says that you have to apply rule of Garner versus Murray and prepare the accounts. Okay, we have done all the recording of all the entries or transactions which were given in the question, except the commission amount जो B को हमें 5% commission देना है, बाकी सारी एंट्रीज हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन लॉस और प्रॉफिट। अब जो बी की कमीशन थी, बी की कमीशन पे हमें पहले वो देखना है कि पार्टनर्स को कितना पैसा देना है। अब उसमें हम लोगों ने टेक्निकली ये देख लिया था कि हमें सिर्फ ए का देखना है अकाउंट, कि ए के अकाउंट से कितना अमाउंट हम लोगों को उसको पे करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं कमीशन का अमाउंट नहीं आना है, क्योंकि उसको ए और बी के अकाउंट से ही हमें लिंक करना है, नथिंग फ्रॉम द बैंक अकाउंट फिलहाल। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे एंड विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस व्हाटएवर द सिचुएशन इज। अब मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करूँ तो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 1,10,000 रुपीज एंड क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 86,000 रुपीज। इसका मतलब यू हैव realization loss of 24,000 rupees which is supposed to be distributed among A, B, C and D। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो हम रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर कर देते हैं A, B, C और D में। अब मैं यहाँ पे अगर ले दूँ 24,000 टोटल था, okay, this is only B। टोटल आपका अमाउंट जो था that was 24,000 rupees। This is the total realization loss which is to be transferred to A, B and C in the profit sharing ratio of 3:3:2 यानी 3:3/10, 3/10, 2/10 and 2/10। ये वाली जो रेशो है, इस रेशो में हम लोगों को ये ट्रांसफर करना है। तो ए के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट विल बी 7,200 फॉर बी। सी के लिए इट वाज
2/10 4,800 और डी के लिए 4,800 और डी के लिए भी विल बी 4,800. टोटल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन लॉस इज टू बी इज इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2 7,200 ए और बी का है और सी और डी के लिए 4,800 का है. ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन लॉस का शेयर. तो ए के कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस 7,200 रुपीज का. ये सेम बी के अकाउंट में भी चला जाएगा और सी और डी के लिए द अमाउंट इज 4,800. आई होप कि ये आप लोगों को यहां तक क्लियर है. जो 4,800 और 7,200 का रियलाइजेशन लॉस है. अब यहां तक ये सब आपका कॉमन चल रहा था जो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा भी हुआ है. यहां पर ओके वन ऑफ यू हैज आस्क्ड मी कि मेरा वीडियो और वॉइस दोनों ब्लर हो रहे हैं. आई होप कि मेरे यहाँ पे तो मुझे कोई स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा है कि नेटवर्क इशू है. मे बी कि आपके यहाँ कोई है या मेरे यहाँ नेटवर्क बीच में हो सकता है कोई प्रॉब्लम दे रहा हो. एनी वन ऑफ यू जस्ट कंफर्म वेदर द वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर. द स्क्रीन व्हाट आई एम शेयरिंग so that I can again I can check क्योंकि otherwise screen पे आ जाता है. Now what we have to do is we have to apply the rules from the Garner versus Murray concept. पहला रूल क्या है कि जो भी हमारे solvent partners हैं having their the debit balance, they have to bring in cash equivalent to their share of having credit balance, they have to bring in cash equivalent to their share of realization loss if any. तो अगर रियलाइजेशन के टाइम पे कोई भी लॉस होता है, प्रॉफिट भी हो सकता था, तो अगर लॉस की सिचुएशन है तो जो भी पार्टनर्स सॉल्वेंट हैं और उनका क्रेडिट बैलेंस है वो अपने हिस्से के बराबर उनका जो हिस्सा है, उनका जो शेयर है रियलाइजेशन लॉस का, उतना पैसा अलग से बिजनेस में देकर आते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर डी तो इंसॉल्वेंट था, बाकी सॉल्वेंट पार्टनर्स थे ए, बी और सी. तो आपको यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस वाले पार्टनर्स देखने हैं. तो डी का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है तो डी ने अपना नहीं दिया है तो उसके में ये रूल अप्लाई नहीं होगा. ए और बी का यू हैव द क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट बैलेंस जिन सॉल्वेंट पार्टनर्स का है वो पहला रूल ये है कि जो उनका हिस्सा है, उनका जो शेयर है रियलाइजेशन लॉस का, उतना पैसा अलग से वो बिजनेस में देते हैं. तो अब यहाँ पर ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है, दे आर सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस. तो जो उनका रियलाइजेशन लॉस का हिस्सा है दे विल ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू दैट शेयर. ए का और बी बाई चांस दोनों का ही 7200 रुपए था, दोनों ही 7,200 रुपीज ईच दे विल ब्रिंग इन कैश. तो जब कैश लेकर आएंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट और आप यहाँ लिख सकते हैं रियलाइजेशन लॉस शेयर ताकि आपको ये पता रहे कि आपने किस चीज की एंट्री की हुई है. एंड दे विल ब्रिंग इन कैश. दोनों का ही अमाउंट सेम है तो ये आपका 7200 रुपए से दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. और बैंक में क्योंकि पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट 7,200. बी के भी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 7,200. नाउ दिस वाज द फर्स्ट रूल ऑफ first method or first concept, first rule in Garner versus Murray rule, which again I'm repeating, which says that all the solvent partners having credit balance in their capital account, they have to bring in cash equivalent to their share of realization loss. तो अगर आप ये कहीं लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो ताकि आपको ये okay, some of you have written that screen is blur and some have written it's clear. मे बी कि आप लोगों के यहाँ हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो, आप एक बार चेक कर लेना. तो जो भी पार्टनर्स हैं सॉल्वेंट हैं और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है वो अपने शेयर का रियलाइजेशन लॉस के शेयर का बराबर का पैसा बिजनेस में लेकर आते हैं. अब दूसरा रूल क्या है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कौन बेयर करेगा? वो पार्टनर्स सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशो शेयर करेंगे और वो भी वही होंगे जो पार्टनर्स हैं जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं. तो अब हमें क्या करना है, हमने पहला रूल के हिसाब से तो एंट्रीज कर दी हैं. नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर फर्स्ट. अब हम इंसॉल्वेंट पार्टनर का जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमारे लिए इंसॉल्वेंट पार्टनर है डी. डी का जब कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो उसमें डेफिशिएंसी आएगी जो उसको पैसा देना था. अब मैं अगर इसके अकाउंट को क्लोज करूं, क्या प्रॉब्लम है,
डी का अकाउंट आप क्लोज करके देखो एक बार कितना अमाउंट आ रहा है। मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर गया, अभी वापस से ओपन करके शेयर कर रही हूँ। ओके, तो डी का जब अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो डी के अकाउंट में जो टोटल आ रहा है डेबिट साइड पे 36,800 है। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो है 29,400 का, विच इज सपोज टू बी शेयर्ड अमंग द सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस। सॉल्वेंट पार्टनर्स में क्रेडिट बैलेंस वाले कौन थे? ए और बी। ये जो डेफिशिएंसी है, अब टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 29,400 जो डी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ रहा है, ही वाज सपोज टू ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू दिस अमाउंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसका मतलब उसने तो पैसा दिया नहीं। दिस इज नोन एज द डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी जो है इंसॉल्वेंट पार्टनर की, ये ए और बी जो कैपिटल अकाउंट जिनके क्रेडिट बैलेंस हैं, सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, वो लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो में इसको शेयर करेंगे। इसका मतलब यहां पर ये जो अमाउंट आएगा, दिस विल बी शेयर्ड बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि अब यहाँ पर जो हमारे कैपिटल अकाउंट हैं वो फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस कि हम लोगों के एक ही अकाउंट हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, तो ए के कैपिटल अकाउंट का हम देखेंगे कि कितना अमाउंट आएगा इसमें, और बी के कैपिटल अकाउंट के लिए देखेंगे विच इज टू बी शेयर्ड अमंग लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। अब लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। इन केस द कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग, सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ हो रही हैं। तो एक आपके जो पार्टनर्स, सॉल्वेंट पार्टनर्स विद क्रेडिट बैलेंस, हमने वो देखा ए और बी। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूं लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो, ये हम लोगों ने चेक कर लिया है कि किस किस की है। इट हैज टू बी ए एंड बी, इन दोनों में देखना है हमें। तो ए और बी के लिए अब जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो अमाउंट कौन कौन से लेने हैं। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, यानी सिर्फ कैपिटल अकाउंट बन रहा है, करंट अकाउंट नहीं बनेगा, तो एक अमाउंट तो हमें लेना होता है जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है। यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन देखोगे, ए का है 40,000 और बी का है 30,000। इसके अलावा में अगर तो कोई एडजस्टमेंट आपकी होती है, बैलेंस शीट से आती है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की या रिजर्व्स की या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हमें दिया होता है, वो अमाउंट अगर पार्टनर्स में शेयर होता है तो वो अमाउंट हम और लेते हैं, उसके अलावा कोई अमाउंट नहीं लेते हैं। यहाँ पे बाई चांस कोई एंट्री ऐसी नहीं थी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की या रिजर्व्स की थी, बैलेंस शीट के थ्रू जो आई होगी, तो यहाँ पे सिर्फ एक यही अमाउंट आएगा 40,000 और 30,000 रुपीज, यानी इस रेशो में। इसको समराइज कर दूंगी तो इट विल बी 4:3। ये जो रेशो आई है, ये मेरी रेशो आई है जिसमें जो डेफिशिएंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर की, ए और बी शेयर करेंगे 4:3 की रेशो में। यहाँ पे ही सेम क्वेश्चन में, ये तो इन क्वेश्चन के हिसाब से है। मान लीजिए मैं अजम्पशन ले लूं कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट और दिया हुआ था, जो फंड में हमने एक अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। मान लीजिए, आई एम जस्ट टेकिंग द अजम्पशन, डोंट गेट कंफ्यूज कि वो बाद में अमाउंट आप कहीं कहाँ से लेकर आ रहे हो। तो 40,000 और 30,000 तो एक अमाउंट है ही। उसके अलावा मान लीजिए कि आपको फिगर मिली हुई है जो प्रॉफिट की, वो हम जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:3:2:2 रेशो में। ये मान लीजिए 45, ये 5,000 और 5,000 रुपीज आता है। तो जो टोटल अमाउंट हमारे लिए आ जाएगा, दैट विल बी 45,000 रुपीज एंड 35,000 रुपीज। ये आपका 9:7 की रेशो आ जाएगी, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेफिशिएंसी को। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हिस्सा है वो भी आपका इसमें, अगर प्रॉफिट है तो ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेशंस करोगे। आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस ताकि आप कंफ्यूजन में ना आ जाओ। तो आप जब भी लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशो कैलकुलेट करोगे और कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग है, तो उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एनी एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व फंड, अगर कोई इस तरह की एडजस्टमेंट है जो बैलेंस शीट से आती है, तो हम उसको भी वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। मगर यहाँ पे हम रियलाइजेशन लॉस का शेयर जो लेकर आ रहे हैं, रियलाइजेशन लॉस का जो अमाउंट है या कोई लोन अकाउंट है उसका, वो हम कंसिडर कैलकुलेशंस में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन, इफ आई जस्ट कम बैक टू द क्वेश्चन, तो लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो इज 4:3। In this ratio, A and B are going to share the deficiency of total of 29,400 of D. तो D की जो कैपिटल रेशियो जो अमाउंट था 29,400, 4:3 के हिसाब से will be distributed, it will be shared by A and B। तो A का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें 16,800 चला जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग है
वो बी लेकर आएगा 3/7 12,600। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर आपके लिए लिखना है आपको, डेफिशिएंसी जो डी की है वो लोग ये शेयर करेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं आपके लिए, ये आपके ए और बी के अकाउंट में डेबिट साइड पे एडजस्टमेंट्स में चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डीज कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ 16,800, और ऐसे ही बी के अकाउंट में चला जाएगा 12,600 का अमाउंट। दिस इज हाउ डी का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा हो जाता है क्लोज। अब इसके बाद बाकी सारे हमारे सॉल्वेंट पार्टनर्स थे। नाउ वन बाय वन वी हैव टू क्लोज देयर अकाउंट्स आल्सो। अब जब सी का अकाउंट या हम बाकी सारे ए बी के जब हम क्लोज करेंगे, ए और बी का जब आप क्लोज करोगे, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से एक इन्फॉर्मेशन रह गई है, विच इज द 5% कमीशन ऑफ बी। बी को 5% कमीशन किस पे मिलनी थी? जो हम रिमेनिंग पार्टनर को किसी को पैसा देंगे। तो उसमें हमने देखा था कि हम सिर्फ ए को पैसा देंगे, सी सॉल्वेंट है लेकिन उसका डेबिट बैलेंस है, डी इंसॉल्वेंट हो गया तो ए को ही सिर्फ पैसा देना था। अब वो हमें अमाउंट देखना है कि सी को ए को हम कितना पैसा देंगे, विच इज इंक्लूसिव ऑफ देयर अमाउंट ऑफ योर लोन अकाउंट ऑल्सो। अगर लोन का कोई भी पैसा है तो वो भी अगर हमें देना है तो उसमें कितना हम लोगों का अमाउंट जो है हम पे करेंगे। अब ए के जब अकाउंट आप क्लोज करोगे तो आपका जो टोटल बैलेंस था क्रेडिट साइड पे 40,000 रुपए तो बैलेंस ब्रॉट डाउन था। 20,000 रुपए का ए का लोन का अकाउंट था जो हमें उसको देना था, उसमें से 16,800 रुपए उसने एडजस्ट किए, जो डी की डेफिशिएंसी थी वो कम हो गई। उसके अलावा में जो उसका रियलाइजेशन लॉस था 7200 रुपए का, वो भी हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि उतना पैसा लेकर आया उस एडजस्टमेंट्स को हम छोड़ देंगे, हमें उसको कितना पैसा देना है। तो 60,000 रुपीज उसका टोटल पैसा लगा हुआ था, विच वॉज द कैपिटल प्लस उसका जो लोन था, जिसमें से कि 16,800 की हमने उसकी डेफिशिएंसी एडजस्ट कर दी, और 7200 रुपए जो वो ऑलरेडी अमाउंट को एडजस्ट करके, जो हमें रियलाइजेशन का जो उसका लॉस है वो उसमें एडजस्ट करके दिखाना है। तो टोटल अमाउंट जो हमें ए को पे करना है वो कितना आएगा? 60,000 रुपीज माइनस 16,800 माइनस 7,200, ये भी हमें उसको पैसा देना है अभी। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा, दिस टोटल अमाउंट विच इज सपोज टू बी पेड टू ए कम्स आउट टू बी 36,000 रुपीज। ये हम ए को बिजनेस में से देंगे। अब इसमें 5% के हिसाब से वी हैव टू चार्ज कमीशन विच इज सपोज टू बी पेड टू बी। क्योंकि जब हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो इट विल बी 5/105, तो 36,000 रुपीज it will be 36,000 rupees into 5/105. That will give you the amount of commission which is supposed to be paid to B. तो कमीशन का जो अमाउंट आएगा इट विल बी 36,000 into 5/105. इसको जब आप कैलकुलेशंस करके देखोगे तो टोटल अमाउंट आएगा 1,714.286। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ 1,714 रुपए। ये जो अमाउंट आया है, दिस अमाउंट इज टू बी पेड टू बी। बी को ही दे रहे थे, बी को हम ये 1,714 रुपए देंगे एज द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो ये उसकी कैपिटल में से एडजस्ट हो जाएगी। अब पैसे तो हम दे नहीं रहे हैं, तो ये कैपिटल जो हमारी जो ए की है, ए के अकाउंट में से हम लोग इसको डेबिट कर देंगे, और बी को क्योंकि पैसा मिलेगा तो उसके जो हमारा परसेंट जो उसकी कैपिटल इंक्लूडेड है, तो कैपिटल उसके इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी। बैंक से क्योंकि पैसा नहीं जा रहा है, ए और बी की आपस की वो थी, ए की कैपिटल इतने अमाउंट से कम हो जाएगी, तो यहाँ आप लिखोगे बीज कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कमीशन 1,714 रुपए, और बी के कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ क्रेडिट साइड पे करेंगे एज कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ 1,714 रुपीज। भी इस तरह से आपके ये वाले सारे अमाउंट आएंगे। नाउ वी हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट्स, नाउ यू जस्ट क्लोज द अकाउंट्स। ए का अगर मैं कैपिटल अकाउंट क्लोज करके देखूं, टोटल आ रहा है इसका, टोटल अमाउंट सी के कैपिटल अकाउंट में आएगा 67,200, आउट ऑफ विच 41,480 ही विल टेक अवे। तो दिस इज बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी, और ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट 41,480
₹86। इसी तरह जब बी के अकाउंट को क्लोज करोगे तो अमाउंट टोटल आ रहा है 38,914 और उसके अमाउंट आएगा 19,114 जो वो लेके जाएगा। तो ये भी बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी और बी के कैपिटल अकाउंट को आप बैंक अकाउंट में दिखा दोगे। बी इज कैपिटल अकाउंट 19,114 रुपीज। सी का जब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो सी के कैपिटल अकाउंट में टोटल अमाउंट आएगा 16,000, तो कि वो पैसा लेकर आएगा। अभी उसका डेबिट बैलेंस था, ही बिकॉज ही हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, ही विल ब्रिंग 16,800 इन द बिजनेस। तो यहाँ पर सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे सी कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 16,800। अब यहाँ आप जब यहाँ पे आप बैंक अकाउंट को क्लोज करके टोटल करके देखेंगे तो इट शुड मैच। यहाँ पे अब कोई एडजस्टमेंट आपकी बची हुई नहीं होनी चाहिए। तो टोटल अमाउंट इज 96। ये कैसे है, लेट मी चेक, कोई अमाउंट गलत लिखा है क्या? सी का 16,000 है। $96,600 विल बी द टोटल ऑफ द बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन में आपको पता ही है कि बैंक अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं तो टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड match. This is how we have to attempt the questions using Garner versus applying Garner versus Murray rule. ओके रश्मि आपने क्वेश्चन पूछा है कि ए का जो लोन अकाउंट है वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्यों आया है। वन इज दिस क्वेश्चन, ओके मे बी सम नेटवर्क इशू इज देयर, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग माय वीडियो ताकि आप लोगों को जो एक्सेल की शीट में शेयर कर रही हूँ वो उसमें अगर मेरे यहाँ कोई टेक्निकल इशू होगा नेटवर्क का तो आप लोगों को शायद थोड़ी सही दिखेगी। फॉर दिस आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो। ओके जो रश्मि आपका क्वेश्चन था कि हमने जो पार्टनर का ए का कैपिटल अकाउंट में हमने लोन अकाउंट क्यों दिखाया है। नॉर्मली जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर के जो भी कैपिटल अकाउंट होते हैं वो लोन अकाउंट होता है, वो हम अलग से अकाउंट बनाते हैं और उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था पर्टिकुलरली कि जो हम बी का कमीशन दे रहे हैं बी को, उसमें पार्टनर जो सॉल्वेंट पार्टनर है हैविंग क्रेडिट बैलेंस, उसमें हम लोग पार्टनर की कैपिटल प्लस अगर कोई लोन है, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, ही सेज दैट द क्वेश्चन सेज दैट बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स इंक्लूडिंग लोन इफ एनी। क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पार्टनर को अगर हम कोई पैसे दे रहे हैं विच इज सपोज टू बी इंक्लूसिव ऑफ लोन, इस वजह से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए का जो लोन है 20,000 रुपए का वो उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई नहीं होती तब हम ए का जो लोन अकाउंट है वो अलग बनाते और उसके बैंक से पेमेंट कर देते और कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। तो हम अकाउंट बनाते ए का लोन अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपए और फिर उसकी पेमेंट करके हम दिखा देते टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपए और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाता बाय एज लोन 20,000 रुपीज। तब इस तरह से करते। यहाँ पर क्योंकि मुझे ये इंक्लूड करके देखना है उसके कमीशन के कैलकुलेशंस के लिए, इसलिए ए का लोन अकाउंट हमने ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है, अदरवाइज हम वो अकाउंट अलग बनाते। आई होप कि अब आप लोगों को ये क्लियर है। लक्ष्य एंड सम अदर स्टूडेंट्स यू हैव आस्क्ड कि हायर परचेज में स्टॉक एंड डेटर्स मेथड पढ़ना है। यस, यू हैव टू स्टडी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इन हायर परचेज। स्टॉक एंड डेटर्स इन हायर परचेज में भी पढ़ना है आप लोगों को। मैं आप लोगों को ना इसके बाद सिलेबस भेज दूंगी, मेरे हिसाब से है इसमें। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question we have done. Okay, now the next question says you have three partners A, B and C. This is something which is technical. के बाद
ओके, दिस क्वेश्चन आई होप कि ये इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं समझाने के लिए। ये वाला जो इलस्ट्रेशन है यू ऑल कैन ट्राई टू सॉल्व इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, वो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो कमीशन का अमाउंट है सिर्फ उसमें कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये वाला भी क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, आई एम जस्ट स्किपिंग दिस क्वेश्चन। इसके अलावा में वील डू सम अदर क्वेश्चन। I just want to take any question which is these questions which have been shared. You can try and solve these questions yourself. This is for practice. I just want to take the question where you have reserve funds and all. Okay, now this is the question. As asked by you, you want me to try to have one more question where you have undistributed profits, reserve funds और profit and loss account बैलेंस शीट में, तब हम कैपिटल रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। Now this is the question. You have three partners A, B and C. Their profit sharing ratio is 3:2:1. Liability balance sheet आपको दी हुई है 31st December 2020 को, and the question says that the firm was dissolved on this particular date. जो assets realize हुए हैं, जो आप लोगों ने liability pay off की हुई हैं, वो आप लोगों ने वो information दी हुई है realization expenses के अलावा में। Last line of the question says that you have to apply Garner versus Murray rule and prepare necessary accounts, where C has become insolvent and his private estate paid only 1900 rupees. तो C insolvent हुआ 3 पार्टनर्स में से, और आपको उसमें से उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी में से 1900 रुपए मिले हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो यू हैव इन लायबिलिटी साइड द रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which is to be distributed among the partners in their profit sharing ratio of 3:2:1, and this will impact the capital last agreed capital ratio also. Okay, now coming to the solution, if I just go with the solution in Excel sheet. जस्ट गिव मी अ मिनट कि एक्सेल वापस से हैंग हो जाता है, दिक्कत हो रही है कुछ। ओके, आई होप कि एक्सेल शीट आप लोगों को सही से दिख रही है। ओके, नाउ यू हैव 3 पार्टनर्स, तो आपके तीनों के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। इसका मतलब जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट है, वो हमारा फ्लक्चुएटिंग है, तो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन इन द कैपिटल अकाउंट। तो एक हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर हमारे बनेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, तो एज कैपिटल अकाउंट बनेगा, बी का कैपिटल अकाउंट बनेगा,
और बैंक अकाउंट बनेंगे, ये आपके अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, the question says that profit sharing ratio 3:2:1 है। Now just coming to starting with the liability side of the balance sheet given in the question, you have sundry creditors जो आपके कहाँ ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर्स हमें दिए हुए थे 30,000 रुपए के, ये हमने ट्रांसफर किए। बिल्स पेबल हमें दिए हुए हैं 5,000 के, ये ऐसे के ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें आई होप कि आप लोगों को कुछ सब चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ए का लोन अकाउंट आपको दिया हुआ है 6,000 रुपए से, और क्योंकि क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि जो कमीशन जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि लोन का अमाउंट हमें दिखाना था, तो यहाँ पर ए का लोन अकाउंट को हम अलग से बना के दिखाएंगे। तो एज लोन अकाउंट हमारा अलग बन जाएगा, और यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट लिख दो। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 6,000 रुपए का। नाउ इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल अकाउंट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमें उस तरह से। फिर इसके बाद रिजर्व फंड दिए हुए हैं 12,000 रुपए के। नाउ दीज रिजर्व फंड्स जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, दो एंट्रीज दी हुई हैं, एक 12,000 की और एक हमें दिया हुआ है amount 6,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का। नाउ दीज टू आर दी फंड्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अब ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग जब ट्रांसफर करेंगे, तो एक तो हम लोग बैलेंस शीट से, मैं सीधा कैपिटल अकाउंट का पहले बैलेंस लिख रही हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमें दिया हुआ है ए का, वो दिया हुआ है 20,000 रुपए। बी का जो दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपए दिया हुआ है। सी का जो दिया है, सी का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपीज डेबिट साइड पे दिया हुआ था हम लोगों को, ये हमने ट्रांसफर किए। अब जो 12,000 वाला अमाउंट था, 12,000 रिजर्व फंड के थे। दिस इज टू बी ट्रांसफर्ड इन ABC अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये रिजर्व फंड हम इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा रिजर्व फंड। और ये जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना कैलकुलेट करेंगे, 12,000 का 3:2:1 की रेशो का मतलब हो गया 3/6 के हिसाब से 6,000 रुपए का अमाउंट आएगा ए के कैपिटल अकाउंट में, बी का यहाँ आएगा। इसी तरह ये 12,000 का इट विल बी 2/6, 6,000 रुपीज ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में 4,000 रुपए, और बाकी 2,000 रुपए सी के कैपिटल अकाउंट में हम लोगों के ये ट्रांसफर करके हम दिखा देंगे। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट आएगा दैट विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड इन देयर अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अमाउंट है वो अमाउंट है 6,000 रुपीज इंटू 3/6, 3,000 रुपए ए के कैपिटल अकाउंट में आएंगे, बी के कैपिटल अकाउंट में 2,000 रुपए आएंगे, और सी के कैपिटल अकाउंट में 1,000 रुपीज आ जाएंगे। ये तीनों के अकाउंट में हमने ये ट्रांसफर कर दिए हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट दिए हुए थे 20,000 और 15,000, ये हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं ओपनिंग बैलेंस ए और बी का। नाउ कमिंग टू द एसेट साइड ऑफ द लायबिलिटी। एसेट साइड पे सबसे पहले हमें बैंक बैलेंस दिया हुआ है 9,500 का, तो बैंक
बैंक बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड पे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 9,500 रुपीज का। नेक्स्ट इज स्टॉक दिया हुआ है 15,500 रुपए का। ये हमारा चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे स्टॉक विद द अमाउंट ऑफ 15,500 रुपीज का। फिर डेटर्स दिए हुए हैं 32,000 रुपए के, ये भी हमारे रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे चला जाएगा। देन वी हैव फर्नीचर ऑफ 5,000, अगेन दिस इज द एसेट टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। प्लांट 21,000 रुपए का दिया हुआ है, ये भी आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। आई होप कि इसमें आप लोगों को कहीं टेंशन होनी नहीं चाहिए। फिर हमें ड्राइंग्स दिए हुए हैं ए और बी के 4,000 रुपए और 1,000 रुपए। जो इन लोगों ने ड्राइंग्स की हैं तो इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएंगी ड्राइंग्स के नाम से। ए के अकाउंट में है 4,000 रुपए और बी के अकाउंट में है 1,000 रुपए। इस तरह से हम लोगों ने बैलेंस शीट जो दी हुई थी पूरी की पूरी, कैपिटल अकाउंट सी का दिया हुआ था वो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। एसेट साइड पे जो बैलेंस दिया हुआ था तो डेबिट बैलेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बैलेंस शीट में जो भी एंट्रीज हमें दी हुई हैं वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड ऑल दीज एंट्रीज। नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट्स व्हाटएवर वी हैव। जो एडजस्टमेंट्स हमें दी हुई हैं, पहली एडजस्टमेंट हमें दी हुई है इंफॉर्मेशन, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दिस डेट, स्टॉक रियलाइज्ड 12,200। अब स्टॉक से जो पैसा मिला यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे जो भी एसेट्स हमने रियलाइज किए हैं, आई एम जस्ट गेटिंग इट बोल्ड एंड इटैलिक सो दैट यू आर अवेयर कि बैंक अकाउंट्स में हम सारे एंट्रीज इकट्ठे दिखा के फिर टोटल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो स्टॉक रियलाइज हुआ 12,200 का। ये अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को बैंक अकाउंट के लिए। आप चाहो तो अलग अलग दिखा सकते हो, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज के रियलाइजेशन अकाउंट में टोटल करके आप नेट अमाउंट बैंक अकाउंट में दिखा देना। डेटर्स मिले हैं 30,000 के, ये अमाउंट आ गया। फर्नीचर से 4,200 रुपीज मिले, तो ये अमाउंट आपने रियलाइजेशन में बैंक अकाउंट में दिखा दिया। फिर प्लांट इज टेकन ओवर बाय ए एट अ रेट ऑफ 18,000। जो प्लांट है, प्लांट 18,000 रुपए में ए ले गया है, तो उससे पैसा तो हमें मिला नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 18,000 ही हैज प्लांट टेकन ओवर। यहाँ लिख लो आप ताकि आपको ये कंफर्म रहेगा कि आप किस चीज की एंट्री यहाँ पे कर रहे हो। एंड ही हैज टेकन इट एट अ वैल्यू ऑफ 18,000 रुपीज। तो ये अमाउंट आपका कैपिटल अकाउंट में ए के और डेबिट साइड पे चला जाएगा विद द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट प्लांट टेकन ओवर। आप पूरा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है 18,000 रुपए का। बैंक का अगर मैं देखूं अभी तक जितने भी अमाउंट दिए हुए थे इनका टोटल अगर मैं देख रही हूँ, एसेट्स जो रियलाइज हुए हैं वो एसेट्स रियलाइज हुए हैं 46,400 के। इससे पैसा मिला होगा तो ये मेरा बैंक में डेबिट साइड पे चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड 46,400 रुपीज से। ए के कैपिटल अकाउंट में भी हमने ये वाली एंट्री दिखा दी है 18,000 वाली। इसके बाद सॉरी, next information given in the question is a contingent liability for bills discounted materialized to the extent of 600 rupees। आपकी कोई कंटिजेंट लायबिलिटी थी, उसको आपने मटेरियलाइज कर दिया यानी पे कर दिया है 600 रुपए पे। तो इसका मतलब कोई एक आपकी लायबिलिटी थी जिसको आपने 600 रुपए देकर पूरा का पूरा सेटल कर दिया है। तो बैंक अकाउंट से आपकी एक पेमेंट लायबिलिटी की चली गई है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे बैंक अकाउंट और यहाँ पे हमने एक एंट्री कर दी कंटिजेंट लायबिलिटी की 600 रुपए। अगेन यहाँ पर टोटल करके अगर आप लिखना चाहो तो आप टोटल कर लेना, एक अलग अलग लिखना चाहो तो आप अलग अलग लिख देना, अभी क्योंकि क्रेडिटर्स और बाकी सब अमाउंट भी हमारे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सेज दैट सी इज इंसॉल्वेंट and he paid
ही कुड पे 1900 फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो सी से तो हमें 1900 रुपए मिले हैं, अभी फिलहाल इसकी एंट्री अगर हम कर दें तो सी से जो हमें पैसा मिला है 1900 रुपए, ये उसके बैंक अकाउंट से हमें पैसा मिला होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 1900 रुपए, और सी का कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सी इज कैपिटल अकाउंट 1900 जो उसने हमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है और कोई इंफॉर्मेशन रह नहीं गई है, सारी इंफॉर्मेशन हमने ट्रांसफर कर दी थी। लायबिलिटीज का हमने कुछ हमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ दे रहा है, कुछ भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाउ मच वी हैव पेड। तो इसका मतलब हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जितनी भी लायबिलिटी थी वो सारी की सारी हमारी पे ऑफ हो गई होंगी बिना किसी डिस्काउंट के। इसका मतलब जो क्रेडिटर्स 30,000 के थे और जो बिल्स पेबल थे वो दोनों के दोनों हमारे टोटल पे हो गए होंगे। तो अब मैं इसको बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे अगर दिखा दूं, रियलाइजेशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द लायबिलिटीज व्हिच हैव बीन पेड आउट, इसका अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टोटल करके लिख रही हूँ तो इट विल बी 35,600 रुपीज द टोटल लायबिलिटी विच हैज बीन पेड। तो इस तरह से आप लोगों का ये वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। नाउ every information given in the question has been taken care of. First you have to close the realization account and calculate the profit or loss whatever is there and distribute among the partners. तो यहाँ पे अगर मैं टोटल करके देखूं realization loss या प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, तो इट्स गिविंग मी द फिगर ऑफ 1,09,000 एक्सपेंसेस। नहीं, एक सेकेंड, एक एंट्री रह गई थी हमारी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एक एंट्री रह गई है हमारी बैंक अकाउंट में, वो भी जाएगी, ये लिखनी रह गई है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की 600 रुपए की ये एंट्री रह गई थी, तो बैंक में से यहाँ चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। The total will be 1,09,700 and the realization loss जो आएगा टोटल वो आपका आएगा 10,300 का टोटल रियलाइजेशन लॉस अमाउंट आएगा आपका ए, बी और सी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो लॉस ट्रांसफर टू ए, बी और सी, ये तीनों में जो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1, तो 3/5,150 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड इन एज कैपिटल अकाउंट। लिए 3,433 राउंड ऑफ कर रही हूँ। तो सी के लिए इट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट। अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि टोटल अमाउंट आपका सेम आना चाहिए। तो सी का कैलकुलेट करके आ जाएगा 1,717 रुपए। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ दीज थ्री अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन लॉस विल बी ट्रांसफर्ड इन देयर कैपिटल अकाउंट। ये जब कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ लॉस। इसका अमाउंट था 5150 का। बी का जो शेयर था दैट वाज 3,433 और सी का जो लॉस का शेयर था वो था 1,717। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लोज्ड। What we have to check now is, now we have to apply Garner versus Murray rule. अब Garner versus Murray rule जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या एक रूल क्या है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं with their account having credit balance, they have to bring in cash equivalent to their share of realization loss. तो इंसॉल्वेंट हुआ सी इंसॉल्वेंट हुआ है, ए और बी आपके सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं और दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब दोनों ही जो उनका रियलाइजेशन लॉस का शेयर है उतना पैसा लेकर आएंगे बिजनेस में। तो
तो इसका मतलब ए लेकर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन लॉस 5150 और बी लेकर आएगा 3433। ये अपना शेयर लेकर आएंगे दोनों के दोनों और ये बैंक अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड पे। ए कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट था 3433 और उसका था 5150। ये अपना अपना शेयर इतना लेकर आएंगे। इसके बाद दूसरा रूल क्या था कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी है वो कौन शेयर करेगा? वो लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशो में सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस वो शेयर करेंगे। अब यहाँ पे ए और बी शेयर करेंगे सी की डेफिशिएंसी लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशो में। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशो एंड द डेफिशिएंसी वी हैव इन सीज अकाउंट। सी के अकाउंट की जब डेफिशिएंसी आप कैलकुलेट करोगे तो वो अमाउंट जो आपका आएगा वो अमाउंट आ रहा है टोटल करके टोटल जो डेफिशिएंसी आएगी दैट विल बी 1817 रुपीज की डेफिशिएंसी आएगी जो कि शेयर करेंगे ए और बी। तो यहाँ पर आएगा एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो डेफिशिएंसी है ये कैपिटल रेशो हमें कैलकुलेट करनी है। कैपिटल रेशो के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो वी हैव टू टेक कि जो भी एडजस्टमेंट्स हैं जो बैलेंस शीट से ट्रांसफर हुई है प्लस कैपिटल अकाउंट का जो भी अमाउंट है वो सारे के सारे जो अमाउंट होंगे वो हम कंसिडर करेंगे सिर्फ अमाउंट लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशो के लिए। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं ए और बी ये हम कर रहे हैं लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशो के लिए। तो यहाँ पे हम कौन कौन से इनके अमाउंट लेंगे जो कैपिटल रेशो को कंसिडर करेंगे। पहला जो इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं तो कैपिटल बैलेंसेस कितने कितने थे? इसका 20,000 रुपये है और इसका 15,000 रुपये है। प्लस मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो हमने दिखाया हुआ है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपको चीज देखनी है एक क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का प्लस एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बैलेंस शीट। और अगर कोई ड्रॉइंग्स हैं जैसे इस क्वेश्चन में तीनों चीजें हैं तो ये तीन चीजें सिर्फ आपको कंसिडर करनी है, बाकी और कोई चीज कंसिडर नहीं करनी है। वी डोंट हैव टू कंसिडर एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी और एसेट टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर जिसकी हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर उस पार्टनर ने कोई भी एसेट या लायबिलिटी को टेक ओवर किया है, उसका कोई लोन है वो नहीं हमें कंसिडर करना है, उसका रियलाइजेशन लॉस का अकाउंट हमें कंसिडर नहीं करना है, रियलाइजेशन लॉस के बराबर जो पैसा लेकर आ रहा है वो भी कंसिडर नहीं करना है। तो मोटी सी बात हमें कंसिडर क्या करना है, एक उसका कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस प्लस अगर कोई रिजर्व फंड दिया है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है यानी कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या फिर कोई ड्रॉइंग्स है, बस। तो आप क्या चीज कंसिडर करोगे? इफ आई जस्ट हाईलाइट ऑल दीज इन द बैलेंस शीट इटसेल्फ इन देयर कैपिटल अकाउंट, तो हमें सिर्फ ये 4 आइटम्स को कंसिडर करना है, बाकी कुछ कंसिडर नहीं करना। इसका नेट बैलेंस देखना है हमें डेबिट और क्रेडिट का कि इससे बैलेंस कितना बचा हुआ है, except any adjustment regarding any asset or liability taken over or any profit or loss share or any amount of bank balance they any amount of cash they have bring in while the liquidation process, वो सब हमें कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसी से देखूं ऐसे ही बी के लिए इट विल बी ऑन डेबिट साइड ये आपका ड्रॉइंग्स का अमाउंट है और क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ए के लिए अगर मैं देखूं तो टोटल अमाउंट कितना था? 20,000 प्लस 6 और प्लस 3 क्रेडिट साइड पे तो 29,000 माइनस 4,000 रुपये यानी 25,000 रुपये टोटल हो गए। अब मैं यहाँ पे आपके लिए लिख के दिखा देती हूँ, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 माइनस 4,000, ये जब आप करोगे तो यू विल गेट
द अमाउंट एज 25,000 रुपीज ए के लिए। ऐसे ही बी के लिए जब देखोगे तो 15,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 माइनस 1,000 जो उसकी ड्राइंग्स थी, इसका जो नेट अमाउंट आएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर कैलकुलेशंस ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशो, ये आ जाएगा 20,000। तो जो रेशो कैलकुलेट करोगे उसके लिए जो अमाउंट है लास्ट एग्रीड कैपिटल का, दैट इज 25,000 और 20,000। तो 25:20, 25:20 is 5:4। Now this is how we have to calculate the ratio। तो जो C की डेफिशिएंसी आई थी हमारी 2817 की, वो 5:4 की रेशो में ए और बी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट जब कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 2817 इंटू 5/9। दिस इज द अमाउंट विच विल बी शेयर्ड बाय ए, और बाकी जो रिमेनिंग है 4:9 5:4 की रेशो के हिसाब से वो ये लेकर आएगा, यानी 1,252 रुपए। तो ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब ए, अब सी का अकाउंट हमारा क्लोज हो गया है, दिस अमाउंट विल बी शेयर्ड बाय योर ए एंड बी। तो ये आपके ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे चला जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी 1,565। ऐसे ही ये बी के अकाउंट में चला जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 1,252 रुपीज। नाउ यू हैव टू क्लोज the accounts of A and B also, कि वो कितना पैसा लेकर जा रहे हैं। जब आप इसको A के अकाउंट को देखोगे तो टोटल यू विल बी हैविंग इन A के कैपिटल अकाउंट में जो वो पैसा लेकर जाएगा, ₹5,435 आएगा। टोटल अमाउंट आएगा, टोटल अकाउंट का 34,150। और वो पैसे जो लेकर जाएगा वापस, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो अमाउंट आएगा 5,435, जो बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ऐसे ही बी का जब हम कैलकुलेट करेंगे, total of credit side is 24,033 और इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 18,748 जो वो लेकर जाएगा। और फिर वो आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट 18,748। इस तरह से आपकी सारी एंट्रीज होंगी और फिर आप बैंक अकाउंट को क्लोज कर दोगे। आपका इसमें लोन अकाउंट रह गया है, लोन अकाउंट को भी आप बैंक से पे कर दोगे। बैलेंसिंग फिगर 6,000 रुपए यहाँ पर एज लोन अकाउंट आ जाएगा एंड देन यू क्लोज द बैंक अकाउंट। टोटल आपका सेम आना चाहिए। दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द योर accounts your last agreed capital ratio when the capital account of all the partners, they are fluctuating, and in case the adjustments for reserve funds or profit and loss account, they are given in the question। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो। आई होप कि ये अब आप लोगों को क्लियर है। इसके अलावा में ये आपका जो क्वेश्चन था जो हम लोगों ने अभी आज क्वेश्चन किए हैं, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ये सेम पैटर्न आपका चलेगा अगर एक से ज़्यादा अगर पार्टनर्स होंगे इंसॉल्वेंट, कॉन्सेप्ट आपके सब सेम चलेंगे। सम क्वेश्चंस हैव बीन शेयर्ड इन द PDF, यू कैन ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस अलोंग विद द बुक्स यू हैव, आप उसमें से भी कर सकते हो। उसके अलावा में आपको जो अब चीज इसमें लास्ट पढ़नी है, दैट इज द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स।
अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें बाय चांस एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट था, अगर मल्टीपल पार्टनर्स भी इंसॉल्वेंट है तो इसी तरह से आपको डेफिशिएंसी कैलकुलेट करके लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो में सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है। द कॉन्सेप्ट विल बी सेम एवरी time whether you have the situation of insolvency of a partner or multiple partners. Now next question we are going to try is when the situation is that all the partners have become insolvent. जब एक पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो हमारे पास कुछ पैसे होते हैं जो हम एसेट्स को रियलाइज करके इकट्ठा कर लेते हैं, कोई पार्टनर ले लेता है, कोई लायबिलिटी के अगेंस्ट में हम एसेट दे देते हैं और हमारा अकाउंट सेटल हो जाते हैं और बैंक अकाउंट बन जाता है। यहाँ पर जब हम इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स की बात करते हैं तो ज्यादातर वो सिचुएशन है जब इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स पार्टनर्स तो सॉल्वेंट है ही नहीं सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए हैं और फर्म के पास भी उतने जो एसेट्स हैं फर्म के, अगर मैं उनको बेच दूं या प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी मैं अगर यूज कर लूं पार्टनर्स की, तब भी मैं उतने पैसे अरेंज नहीं कर पाऊंगी कि मैं अपनी सारी की सारी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पाऊं। जो मेरी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं आई कैन नॉट रीपे दैट अमाउंट। तो दोनों सिचुएशंस में देखो एक फर्क ये है कि व्हेन वी टॉक ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स वी डू हैव दैट अमाउंट कि हमारी जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है वो हम पे कर देते हैं, हमारे पास उतना पैसा होता है, अरेंज हो जाता है कि हम थर्ड पार्टी पेमेंट कर देते हैं। ये जरूर हो सकता है कि भाई डिस्काउंट मिल गया, सेटल आपने अकाउंट्स कर दिए लेकिन आपने पेमेंट कर दी है। यहाँ पर जब इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स की बात करते हैं तो फर्म के पास किसी भी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टीज को लेके, फर्म के एसेट्स को लेकर भी इतना पैसा नहीं जुड़ता है जिससे कि वो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पाए पूरा का पूरा। तो दिस इज द सिचुएशन व्हेन ऑल द पार्टनर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट एंड द इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर जो हम लोग के पास कैश होता है, इट्स नॉट सफिशिएंट टू मेक द थर्ड पार्टी पेमेंट। जो लायबिलिटीज हैं वो थर्ड पार्टी वाली वो हम पे नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज व्हाटएवर कैश वी हैव, whatever amount we have, that will be paid in proportion to the creditors. तो क्रेडिटर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो अगर मान लीजिए बिल्स पेबल भी हैं तो वो मेरी लायबिलिटी है थर्ड पार्टी, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। एक जनरल टर्म यूज कर लेंगे क्रेडिटर्स का विच इंक्लूड्स ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो अब हम जैसे नॉर्मली हम क्रेडिटर्स का, बिल्स पेबल का अकाउंट अगर अलग बनाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा क्रेडिटर्स का, उसी में ही बिल्स पेबल, उसी में थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हमारी आती हैं। तो all the cash which is available to us, that will be distributed among all the creditors in the proportion of their respective claims. तो जिस proportion में उनका claim है उसी proportion में हम लोग उनको जो हमारे पास कैश अवेलेबल होता है वो पैसा उनको दे देते हैं। यहाँ पर जब आप अकाउंट्स बनाओगे, सेम अकाउंट्स वैसे ही बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसमें एक बैंक अकाउंट, इसमें आपका एक अकाउंट अलग से और बनेगा विच इज नोन एज द क्रेडिटर्स अकाउंट, और एक अकाउंट बनेगा विच इज नोन एज डेफिशिएंसी अकाउंट, क्योंकि पैसा था ही नहीं, वो डेफिशिएंसी अकाउंट एक अलग बनता है, उसमें पैसा चला जाता है। इसके अलावा में जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट नॉर्मल डिसोल्यूशन में कर रहे थे या इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर और पार्टनर्स का सिचुएशन हम देख रहे थे, तो जितने भी हमारे क्रेडिटर्स थे जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी थी वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड पे, और फिर उसकी पेमेंट भी दिखाते हैं डेबिट साइड पे, या अगर टेक ओवर है तो वो दिखाते हैं। जब हम इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स की सिचुएशन पढ़ते हैं तो उस अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे वो सेम कॉन्सेप्ट बनेगा, लेकिन एक डिफरेंस जो होगा ये होगा कि जो हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग द लायबिलिटीज गिवन इन द बैलेंस शीट। तो ये आपको चीज को ध्यान रखना है। फिर वही रियलाइजेशन लॉस कैलकुलेट होगा विच विल बी ट्रांसफर्ड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और बाकी आपका जो लास्ट में जो अमाउंट है, अब क्योंकि पैसे हमारे पास बचे हुए नहीं हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं पार्टनर के जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं तो बैंक अकाउंट से क्लोज करते हैं कि इतना पैसा वो ले गए हैं, हमारे पास पैसा था, हमने सारी लायबिलिटीज भी पे कर दी और बिजनेस से पार्टनर्स भी ले गए हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स के केस में पैसा है ही नहीं लायबिलिटी देने के लिए,
तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम दिखा नहीं सकते कि वो लेके गए होंगे, पैसा था ही नहीं। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो बजाय बैंक अकाउंट के ट्रांसफर करने के, क्योंकि पेमेंट नहीं होगी उनको, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन अ न्यू अकाउंट विच इज नोन एज डेफिशिएंसी अकाउंट। आई होप कि थ्योरेटिकली आपको ये क्लियर है। We'll just attempt one, we'll try one question. The question is not there in PDF. Question मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, उसके बाद उसको solve करते रहेंगे. I'll share this question in your WhatsApp group later on. The question says that you have 3 partners in a business, A, B, and C, and their profit sharing ratio is equal, 1:1:1. 31st March 2021 को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है हमें with different kind of information. बाद में क्वेश्चन ये कहता है, sorry, that due to the adverse financial position of the firms, the firm was dissolved. बहुत ही बुरी हालत थी पार्टनर्स की, जिसकी वजह से फर्म डिसॉल्व हो गई है। और फिर आपको जो एसेट्स आपने रियलाइज कर रहे हैं वो आपको अमाउंट दिए हुए हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ऑल पार्टनर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें एक पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने ट्राई किए थे। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट ऑल द पार्टनर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट। अब जो हमें अकाउंट्स बनाने हैं वो अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, यू हैव 3 पार्टनर्स, उनके कैपिटल अकाउंट बनेंगे। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम अभी हमारे पास कम बचा है आज की क्लास का, तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मेट। इसके अलावा मैंने आपसे कहा एक लायबिलिटी का अकाउंट बनता है जिसमें हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। तो ऑल दी थर्ड पार्टी लायबिलिटी, बिल्स पेबल अगर हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो आपके यहाँ पे अमाउंट चला जाएगा। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है बैलेंस शीट में वो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है लायबिलिटी साइड पे। ए का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 1,60,000 रुपीज का। ए का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, अब यहाँ डेबिट क्रेडिट ए के कैपिटल अकाउंट का हमें बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000 रुपीज। सी का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए। बी का ओवरड्रॉन है, एसेट साइड पे है, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,000। फिर उसके अलावा ए का लोन अकाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपए। अब जब इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स करेंगे तो उसमें एक चीज और देखनी है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम थर्ड पार्टी लायबिलिटीज पे कर रहे हैं। पार्टनर्स पैसा लेके जा ही नहीं सकते, है ही नहीं पैसा। तो जो भी पार्टनर के लोन भी होंगे अगर, तो वो भी हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? वो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही दिखा देंगे, क्योंकि अगर हम अलग से दिखाएंगे तो वो भी डेफिशिएंसी में ही जाना है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग कि पहले मैं लोन अकाउंट बनाऊं फिर उसको डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करूं, एक सीधा ही मैं लोन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ही दिखा देती हूँ, ताकि एक अकाउंट मेरा जो बनाने से बच जाएगा। 2 लाख रुपए की इसकी लोन की लायबिलिटी है जो मुझे बिजनेस से देनी है, बट क्योंकि पैसा है ही नहीं तो ये एक्चुअली सारा का सारा डेफिशिएंसी में जाएगा। तो यू कैन प्रिपेयर, यू कैन ट्रांसफर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का अगर कोई लोन है डायरेक्टली उसमें। No needs to prepare different account of loan.
नेक्स्ट एंट्री गिवन इन दी बैलेंस शीट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो 10 लाख रुपए के दिए हुए हैं। नाउ दिस अमाउंट ऑफ लायबिलिटी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट, इसके लिए हमने क्रेडिटर्स अकाउंट अलग बनाया है। 10 लाख रुपए से आपका ये जो अमाउंट है दिस विल बी ट्रांसफर्ड इन on the credit side of the creditors account instead of transferring it in realization account। ये एंट्रीज हमें दी हुई थी कैपिटल साइड पे, और एक हमने डेबिट एसेट साइड पे जो थी हमारी बी का कैपिटल अकाउंट वो ट्रांसफर किया है। इसके अलावा एसेट साइड पे जो हमें दिए हुए हैं वो एसेट्स दिए हुए हैं मशीनरी अकाउंट 4 लाख रुपए। अब ये जितने भी एसेट्स हैं ये सारे आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे अमाउंट। तो 4 लाख रुपए का मशीन का अमाउंट था। फर्नीचर दिया हुआ है 1,60,000 रुपए का, दिस विल बी ट्रांसफर्ड इन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक दिया हुआ है 5,60,000 रुपीज का। डेटर्स हैं 2 लाख रुपए के, तो ये सारे अमाउंट आपके रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे चले जाएंगे। बैंक बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख रुपए का। अब बैंक अकाउंट अगर मैं बनाऊं, डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है 10,000 रुपीज का। इसके अलावा बी की कैपिटल दी हुई थी ओवरड्रॉन 1,30,000 रुपए, वो मैं ऑलरेडी डेबिट साइड पे बी के कैपिटल अकाउंट में दिखा चुकी हूँ। ये सारी एंट्रीज थी हमारी बैलेंस शीट के थ्रू। अब इसके बाद क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या कह रहा है, जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं वो हमें अमाउंट दिए हुए हैं। जो एसेट्स रियलाइज होंगे तो बैंक में पैसा आएगा, रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे अमाउंट चला जाएगा विद ऑल द अमाउंट ऑफ एसेट्स व्हिच हैव बीन रियलाइज्ड। वो कौन कौन से दिए हुए हैं हमें, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स, ये सारे ही हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग दीज फिगर्स फ्रॉम, कॉपी पेस्ट ही कर रही हूँ। मशीन के लिए जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,40,000 जो हमें मिला है। फर्नीचर से 1 लाख रुपए मिला है। स्टॉक से वी हैव रिसीव्ड 2,60,000 रुपीज। डेटर्स ने रियलाइज कराया है 1,10,000 रुपए। These are all the expense, the assets which have been realized। ये टोटल अगर मैं देख लूं, क्योंकि मैं अगर अलग अलग ना लिखने की बजाय टोटल देख लूं, अगर टोटल पैसा मुझे मिला है 6,10,000 रुपए, बैंक में पैसा आया होगा तो यहाँ आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड 6,10,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। इसके बाद क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 10,000 रुपए के। तो जब 10,000 के एक्सपेंसेस होंगे वो मैंने बैंक से पैसे दिए होंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज एज द एक्सपेंसेस। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि जितने भी पार्टनर्स थे वो सब इंसॉल्वेंट हो गए हैं। बी ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से 20,000 रुपए आपको दिए हैं, तो बी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20,000 रुपए का है। तो बी से पैसा मिला है तो बी के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम कर देंगे बाय बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज, और बैंक अकाउंट में हम डेबिट साइड पे कर देंगे बीस कैपिटल अकाउंट जो हमें पैसा मिला है 20,000 रुपए का। फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी की प्राइवेट एस्टेट से भी हमें कुछ नहीं मिला है, तो इसका मतलब उन्होंने तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी हमें जो क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने ट्रांसफर कर दी है। नाउ वी हैव टू क्लोज दी अकाउंट्स। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा है कि रियलाइजेशन लॉस या प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, वो कितना आएगा, और वो हमारा ट्रांसफर होगा तीनों पार्टनर्स में बराबर बराबर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम है। तो ये हमारा टोटल जो आता है डेबिट साइड का 13,30,000 है, और इसका मतलब यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस है जो कि ट्रांसफर होगा ए, बी और सी में। And the total loss we have at the time of realization is 7,20,000 rupees। ये तीनों में बराबर बट जाएगा। तीनों में जब बराबर बट जाएगा तो इसका मतलब जो उनका शेयर है वो 2,40,000
ईच है। दिस इज हाउ द रियलाइजेशन अकाउंट इज क्लोज्ड। ये हमारा बन गया है पूरा। ये अब रियलाइजेशन लॉस का जो शेयर है ये कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो ये आपका यहाँ चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस का शेयर 2,40,000 रुपीज ईच, तीनों में है, तो ये तीनों के अकाउंट में एंट्री सेम आ जाएगी। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपको हमें क्या करना है कि जो पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स of all the partners and the amount which is supposed to be paid to the creditors, और बाकी हमारा डेफिशिएंसी में चला जाएगा। अब सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अगर मैं क्लोज करूं या मैं क्रेडिटर्स के अकाउंट को क्लोज करती हूं, तो आपको क्या करना है, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं, जो पैसे उसको लेके जाने चाहिए थे, क्योंकि हमारे पास पैसे है ही नहीं, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन देयर डेफिशिएंसी अकाउंट। तो मैं अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करूं तो इट इज बेसिकली 3,60,000 टोटल है। ए का डेफिशिएंट जो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो 1,20,000 की है। टेक्निकली उसको 1,20,000 रुपए बिजनेस में से मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि बिजनेस में पैसा है ही नहीं तो वो लेके जाएगा नहीं। जो ये आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आती है, दिस बैलेंसिंग फिगर इज सपोज टू बी ट्रांसफर्ड इन द न्यू अकाउंट विच इज नोन एज द पार्टनर्स विच इज नोन एज डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये हम डेफिशिएंसी अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये अमाउंट एक अलग अकाउंट में चला जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो अब यहाँ पे एक नया अकाउंट बन जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले एक अकाउंट तो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे ए के कैपिटल अकाउंट से, एज कैपिटल अकाउंट 1,20,000। तो जो हम नॉर्मल रेजोल्यूशन में करते हैं कि पैसा बचा हुआ है, बच गया तो पार्टनर्स में बट गया, और बैंक अकाउंट को हम टैली करते थे, जहां पर डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होगा क्योंकि पैसा मेरे पास है ही नहीं। अब ए का अकाउंट हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। सिमिलर पैटर्न पे व्हेन वी क्लोज द पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर टोटल में है 3,70,000 रुपीज। तो यहाँ डेफिशिएंसी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड पे एंड द अमाउंट विल बी 3,50,000 रुपीज। और ये अमाउंट कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी में डेबिट साइड पे 20 कैपिटल अकाउंट 3,50,000 रुपए। इसी तरह सी का कैपिटल अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो सी के कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी अकाउंट अगेन इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड 1,40,000 रुपीज, क्योंकि टोटल 2,40,000 है। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा सीज डेफिशिएंसी कैपिटल अकाउंट 1,40,000 रुपए। दिस इज हाउ वी हैव टू close these capital account of all the partners. Now we have to close these two remaining accounts, bank account and creditors account. अब concept क्या है कि जो भी मेरे पास पैसे आए हैं, whatever cash we have after the realization of the different assets we had, उन सब को हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे? Proportionately we will distribute this amount among the creditors. तो जितने भी creditors हैं, जो भी लायबिलिटी होगी उनकी जिस प्रोपोर्शन में होगी उसी प्रोपोर्शन में बैंक से जो एसेट से पैसा मेरे पास है, जो मेरे पास एक्चुअल टोटल पैसा बचा हुआ है, वो मैं उनको बांट दूंगी। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स के केस में एक चीज जो आपको मेन ध्यान रखनी है, यू डोंट हैव द फंड्स आउट ऑफ विच यू कैन इवन पे ऑल द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। आपके पास उतना पैसा भी नहीं है कि आप सारे क्रेडिटर्स को पे कर पाओ। अब जब यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स की बात कर रही हूँ, तो whether you have in the form of creditors or bills
पेबल, जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है उनको भी पूरा पैसा आप नहीं दे पाओगे, इतना पैसा है ही नहीं, किसी भी तरीके से आपके पास नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर द लॉस अमंग द पार्टनर्स, प्रिपेयर एंड क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्लोज जब करोगे तो वी हैव टू प्रिपेयर द न्यू अकाउंट विच इज द डेफिशिएंसी अकाउंट, और वहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब लायबिलिटी के टाइम पे वी हैव टू चेक हाउ मच कैश डू वी हैव सो दैट वी कैन मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, जो भी हम एक्सटेंट तक हम पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू क्लोज द बैंक अकाउंट, चेक करने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है। मेरे पास डेबिट बैलेंस जो है वो है 6,40,000 रुपीज का, और 10,000 रुपए उसमें से मैंने एक्सपेंसेस दिए। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है 6,30,000 रुपए की मेरे पास अभी पेमेंट मैं कर सकती हूँ। अब ये पेमेंट कहाँ जाएगी? दिस टोटल अमाउंट will of 6,30,000 rupees will be distributed among all the creditors in their proportion of their liability, जो मेरी liability है, of my liability. So this will be the balancing figure transferred to the creditors account. ये सारा का सारा creditors में चला जाएगा। तो creditors 10 लाख के थे, उनको मैंने पैसे दिए 6,30,000 के, 10 लाख रुपए में से बाकी 3,70,000 रुपए मेरे पास थे ही नहीं, इसलिए वो चला जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में एज दी बैलेंसिंग फिगर। डेफिशिएंसी अकाउंट में आपका ये जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट, जो मेरी लायबिलिटी थी, आई कुड नॉट मेक द पेमेंट ऑफ 3,70,000 to my creditors. Now the total of debit and credit side of deficiency account should match. In case अगर वो मैच नहीं करती है तो आपने कहीं ना कहीं सोल्यूशन में मिस्टेक की हुई है। The total is 4,90,000 rupees and your answer is done. This is how we have to prepare the accounts when there is a situation of insolvency of all the partners. उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पास उतना भी पैसा नहीं है जो आप अपने क्रेडिटर्स को भी दे पाओ। तो क्रेडिटर्स जो भी बैंक में आपके पैसे रियलाइज होंगे, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्रेडिटर्स इन देयर प्रोपोर्शन। नो लायबिलिटी इज टू बी शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे हम नॉर्मल सिचुएशन में करते थे। उसके बाद में जो कैपिटल अकाउंट हम पार्टनर्स के क्लोज करेंगे, उसमें भी क्योंकि पैसा नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर दे विल नॉट बी एबल टू टेक द कैश फ्रॉम द बिजनेस, तो वो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी अकाउंट में हमारा अमाउंट सारा चला जाएगा और डेफिशिएंसी अकाउंट शुड मैच एट द एंड। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम JR Monga itself, but I think it is not there in the PDF जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया। उसके बाद पहले वाले सारे क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के पास जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। और अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। वी हैव लास्ट 5 minutes in case you have any query regarding this. Okay, as far as your lectures are concerned, अभी हम लोगों के पास 2 क्लासेस रह गई हैं, 19th की और 24th की, डे आफ्टर टुमारो एंड नेक्स्ट थर्सडे। अभी इन 2 लेक्चर्स के इसमें डिसोल्यूशन पार्ट जितना हम लोगों को करना है, वी हैव कवर्ड मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डिसोल्यूशन। देखिए कुछ सिलेबस में क्योंकि लिमिटेड लेक्चर्स हैं, आई हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम टॉपिक्स, मैक्सिमम पॉइंट्स विच वी कुड हैव डन इन द लिमिटेड लेक्चर्स। मे बी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ चैप्टर्स जैसे आप लोगों ने अभी किसी ने डाला है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कब करेंगे। आई ट्राई कि अभी ये जो 2 लेक्चर्स हैं, क्योंकि अभी आपका टैली भी रहता है और ब्रांच डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी रहता है, आई ट्राई कि अभी 2 लेक्चर्स में जितना मैक्सिमम मैं कवर अप कर सकती होंगी, आई डू दैट। बट इन केस अगर कुछ रह जाता है तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, because we have only the limited lectures. I tried my best to cover maximum topics which I could cover up. In case you have any doubt in these topics of dissolution, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सिलेबस के लिए अगर आप बात करोगे तो सिलेबस में जो
आप लोगों के पास अगर जे.आर. मूंगा है या कोई और बुक, आई डोंट नो वेदर दिस सिलेबस इज देयर इन बी.के. गोयल आल्सो, बट अगर आपके पास जे.आर. मूंगा है तो जे.आर. मूंगा में जो कंटेंट वाला पोर्शन है, इंडेक्स होता है, इंडेक्स से पहले यू हैव the page of syllabus also, तो आप syllabus वहाँ से देख लीजिए, it is the same syllabus you have to cover, जिसमें से कि as per syllabus अगर मैं अभी आपको बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट जो इंट्रोडक्शन की है इट्स थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, जिसमें थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने किया था, उसमें IFRS हम लोगों ने अभी क्लास में डिस्कस नहीं किया था, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। देन प्रैक्टिकल पोर्शन के हिसाब से इफ आई टॉक ऑफ तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है और NPO है। तो फाइनल अकाउंट्स we have discussed in our class, NPO you have to do it yourself, ठीक है, क्योंकि अभी आप ये देखो कि 15 दिन की क्लासेस थी, जिसमें से नहीं कितनी थी, 14 दिन की क्लास थी, 1 या 2 दिन क्लास हुई नहीं है, तो 12-13 दिन में पूरा सिलेबस कवर कराना जो हम 6 महीने में पढ़ाते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मेरी कोशिश यही रही है कि मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर अप कर दूं। सेकेंड यूनिट के लिए अगर हम बात करें तो इट्स बेसिकली डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जिसमें डेप्रिसिएशन में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कवर अप करना है, यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स व्हेन द डेप्रिसिएशन मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आपको सिर्फ ये 2 मेथड्स पढ़ने हैं, उसके अलावा में चेंज ऑफ मेथड है, द कंपनी पहले इज यूजिंग और चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन, मगर कुछ टाइम के बाद कंपनी ने मेथड चेंज कर दिया स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन। ये हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। आई होप यू ऑल डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स अलॉन्ग विद द थियोरी पोर्शन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए लगता है, प्लस द चेंज ऑफ मेथड का जो क्वेश्चन है दैट इज मेन क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन इसमें से बहुत कम आता है, जिसमें आपको सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना है विद a particular method, you will be getting a question where the change of method will be there। उसके अलावा इसका सेकंड जो पार्ट है सेकंड यूनिट में, दैट इज बेसिकली टॉकिंग ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जहां पर हम लोगों को पीरियोडिक और परपेचुअल के हिसाब से कैलकुलेशंस करने हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की, लीफो फीफो और वेटेड एवरेज को मेथड, 3 मेथड्स हैं, ये भी हम लोग क्लास में कवर कर चुके हैं पूरा। तो इस वाले चैप्टर्स में से इन दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने क्लास में नहीं किया है। वी हैव डिस्कस दिस होल यूनिट इन द क्लास, जितना कंटेंट आप लोगों को पढ़ना है। फिर थर्ड यूनिट जो आपकी है स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हायर परचेज अकाउंटिंग पढ़ना है। हायर परचेज अकाउंटिंग में यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, जिसमें से कि आपको कोई एक सिचुएशन होगी, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कैसे करनी है। वी हैव डन दिस। देन वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, ये हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें कि बाद में सिचुएशन अगर डिफॉल्ट की है तो पार्शियल या फुल रीपोजिशन है, ये सारा का सारा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो प्रॉफिट कंप्यूटेशन वाला एक पोर्शन हम लोगों का शायद रह गया है, विच इज टॉकिंग ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम ओनली। आई ट्राई कि अगर जो लास्ट क्लास में अगर टाइम बचेगा तो मैं ये भी थोड़ा सा कवर करा दूं, बट जो मेजर पोर्शन था हायर परचेज में, जो मेजर कंटेंट आपको पढ़ना था वो मैंने करा दिया है। बट नो डाउट प्रॉफिट कंप्यूटेशन अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इज ऑल्सो टू बी डन। तो आप में से किसी एक का क्वेश्चन था भी कि वो करना है या नहीं, इट्स देयर इन दिस सिलेबस, बट ये अभी मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया था। मेजर पोर्शन हैज बीन डन, रेस्ट यू कैन ट्राई and in case you have any query then you can ask me। इसके अलावा में लीज अकाउंटिंग था। लीज अकाउंटिंग में you have to go for simple practical question, classification of lease accounting, इसको शायद हम लोगों ने अभी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। लीज अकाउंटिंग बेसिकली, लीज अकाउंटिंग का थियोरेटिकल ओवरव्यू आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लीज अकाउंटिंग 2 तरीके की होती है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज, यू हैव टू डू दैट विद सिंपल क्वेश्चंस। ब्रांच अकाउंटिंग में आपको सिर्फ इनलैंड ब्रांच का पढ़ना है, जिसमें आपको डिपेंडेंट ब्रांच में 2 मेथड पढ़ने हैं, डेटर सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ये मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ। तो जितना ब्रांच में क्लास में पढ़ाया गया है उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, वी हैव टू डू दैट। आई ट्राई कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सैटरडे वाली क्लास में मैं पढ़ा दूँ। देन वी हैव अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें कि फंडामेंटल्स में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की अगर हम बात करें, यू हैव टू गो फॉर ओनली द ओवरव्यू।
नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, तो आई हैव स्किप्ड दिस पोर्शन। मेन जो आपको पढ़ना है दैट इज डिसोल्यूशन, सिंपल डिसोल्यूशन प्लस इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर प्लस मल्टीपल पार्टनर्स, जो हम लोगों ने किए हैं दो तरीके से, जहां एक गार्नर वर्सेस मूरे रूल है और दूसरा सिचुएशन है जहां इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स है, जहां हमने डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया जो अभी अभी पढ़ा है। इसके अलावा में एक पोर्शन और है, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पीसमील पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। दिस पोर्शन हैज बीन लेफ्ट आउट राइट नाउ, अभी मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया है। आई ट्राई कि अगर ये कवर अप हो जाता है तो। और लास्ट आपकी यूनिट है विच इज फॉर टैली। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो ब्रीफ मैंने आपको बता दिया है। और जो 2 लेक्चर्स बचे हैं मैं उसमें भी कोशिश करती हूँ कि जितना मैक्सिमम करा पाऊंगी उतना आपको करा दूंगी, ठीक है। अभी नो क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, देन वी कैन एंड टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, stay safe, stay healthy, and see you all on Saturday. Bye bye.